संसाधन और विकास के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो संसाधन और विकास, तो भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? तो भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है तथा भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। जो भूमि संसाधन है उसके कोई 3 महत्व बताना है। तो भूमि संसाधन जो मानव के लिए उपयोगी होता है उसे संसाधन कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हो संसाधन कहलाती हैं। क्या कहलाती है? संसाधन। इसी प्रकार से भूमि एक संसाधन है। तब भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। और कैसा है? महत्वपूर्ण है। कौन? भूमि। तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन और वन्य जीवन और प्राकृतिक वनस्पति व आर्थिक क्रियाएं और परिवहन एवं संचार आदि आधारित हैं। मतलब जो भी कुछ क्रियाएं हैं सब भूमि पर ही आधारित हैं। तो जैसे हो गया मानव जीवन है, वन्य जीव है, मानव जीवन है, वन्य जीव है, जीवन है, प्राकृतिक वनस्पति है, आर्थिक क्रियाएं हैं तथा परिवहन एवं संचार आदि आधारित होता है। फिर भूमि संसाधन के 3 महत्व बताना है। तो भूमि संसाधन के 3 महत्व कौन कौन से हैं? तो भूमि संसाधन के 3 महत्व, तो जीवन का आधार है। बिना भूमि के कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जीवन का आधार है। कौन जीवन का आधार है? भूमि। तो भूमि क्या है? संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। इसका एक महत्व बताइए। तो जीवन का आधार है। जीवन का आधार है। जीवन की सभी क्रियाकलाप जैसे विनाश है, व्यवसाय है, कृषि है, उत्खनन है, कारखाने हैं, वनस्पतियां हैं, पेयजल है आदि भूमि पर ही संभव है। मतलब जो भी कुछ क्रियाएं हैं सब कहाँ पर ही पॉसिबल हैं? वो सब भूमि पर ही पॉसिबल हैं। तो नंबर 1 महत्व कौन सा है? जीवन का आधार है। जीवन का नींव है, आधार है, बेस है। आर्थिक क्रिया का आधार है। आर्थिक क्रिया का आधार है। किसी भी देश का विकास वहाँ पर उपस्थित प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। यदि कोई भी देश है तो उसका जो विकास है, डेवलपमेंट, वो किस पर निर्भर करता है? वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि है, जल है, मृदा है, मृदा के प्रकार हैं, ये सब डिपेंड करते हैं वहाँ के आर्थिक विकास पर। जहाँ की भूमि, मृदा ये सब अच्छे प्रकार की होंगी वहाँ पर आर्थिक विकास बहुत अच्छे प्रकार से होता है। फिर तीसरा इम्पोर्टेंस है कि प्राथमिक उद्योगों का विकास। प्राथमिक उद्योगों का विकास। तो प्राथमिक उद्योगों का विकास, विभिन्न प्राथमिक उद्योग हैं जैसे कृषि है, मत्स्य पालन है, खनिज व्यवसाय है आदि भूमि पर निर्भर होते हैं। जैसे कृषि है, मत्स्य पालन है, खनिज व्यवसाय है आदि किस पर निर्भर होते हैं? तो आदि जो है सब भूमि पर निर्भर होते हैं। तो ये था हमारे भूमि संसाधन और उसका 3 महत्व। नेक्स्ट देखिए, भारत में मृदाओं का वर्गीकरण कीजिए। तो भारत में मृदा का वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन। तो जलोढ़ मृदा है, फिर काली मृदा है, फिर लाल और पीली मृदा है, फिर लेटराइट मृदा है, फिर मरुस्थलीय मृदा है, फिर वन मृदा लिखा हुआ है। वैसे तो भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा जो है भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर कितने नाम दिए गए हैं? तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा तथा लेटराइट मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है और वन मृदा है। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय उठाने चाहिए? तो पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या उपाय उठाने चाहिए? तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में वनोन्मूलन मतलब वन का कटाव, और अति पशु का चारण मतलब पशुओं के द्वारा चरा जाना, तथा निर्माण एवं खनन जैसे मानवीय तत्व, और पवन मतलब हवा, और हिम नदी मतलब बर्फ की नदी
जल आदि प्राकृतिक तत्व मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये सारे जो कारण हैं सब मृदा का अपरदन करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई और सीढ़ीदार कृषि और वृक्ष मेखला का विकास करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। क्या करके? तो जो मानवीय क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल किया जाए। ओके, फिर उसके बाद में ढाल वाली कृषि पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई की जाए। जो प्लाविंग है जुताई वो समांतर रेखाओं के अनुसार की जाए ढाल की, और सीढ़ीदार कृषि की जाए और वृक्ष मेखला का विकास करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर, पूर्वी जो तट है भारत का, पूर्वी तट जिधर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तो पूर्वी तट में नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भाई पूर्वी तट पर किस प्रकार की मृदा है? इस प्रकार की मृदा की 3 विशेषताएं भी बताना है। कितनी विशेषताएं बताना है? तो 3 विशेषताएं भी बताना है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तब पूर्वी तट के नदी के डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो पूर्वी जो तट है वहाँ की जो डेल्टा है वहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मृदा का जमाव महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियाँ हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी नदियाँ अपने डेल्टाई भाग में इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण करती हैं। तो मृदा की जो 3 विशेषताएं हैं जलोढ़ मृदा की, देखिए इसमें कौन कौन सी हैं। यह जो मृदा है इसकी संरचना रेत होता है, सिल्ट होता है, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात होते हैं। संरचना रेत है, सिल्ट है, मृत्तिका है, इसके विभिन्न अनुपात होते हैं। फिर 2 नंबर में जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। यह मृदा में पोटास है, फास्फोरस है तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। इस मृदा में चावल है, गेहूं है, गन्ना है, दलहन है आदि फसलें पैदा होती हैं। कौन कौन सी जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी चीज पाई जाती है? तो पोटास है, फास्फोरस है, चूना है। ये सब पाया जाता है। इस मृदा में चावल है, गेहूं है, गन्ना है, दलहन है आदि जैसी फसलें खूब पैदा होती हैं। फिर तीसरी विशेषता क्या है? सूखे क्षेत्रों में यह मृदा क्षारीय हो जाती है। जो क्षेत्र सूखे होते हैं वह मृदा क्षारीय हो जाती है। उचित उपचार करके उस सिंचाई द्वारा अधिक पैदावार देने योग्य बनाया जा सकता है। जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है तो वहाँ पर पानी देकर सिंचाई करके उपचार करके ट्रीटमेंट करके यहाँ पर पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। तो पूर्वी तटीय नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसकी 3 विशेषताएं क्या हैं? तो यह बहुत उपजाऊ होती है और सूखे क्षेत्र में यह मृदा क्षारीय हो जाती है। और क्या विशेषता है इसकी? संरचना रेत है, सिल्ट है और मृत्तिका है। मृत्तिका है के विभिन्न अनुपात से होता है। 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। तो मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जा सकती है? बस उसका नाम बताना है जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताओ। मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? काली मृदा जहाँ पाई जाती है वो 3 राज्य इस प्रकार से हैं। नंबर 1 महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश है। काली मृदा कपास की खेती के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार की मृदा को काली मृदा, चरणोजम मृदा, और इसे दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? काली मृदा को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं आपको बताना है।
दक्षिण भारत में काली मृदा को क्या कहा जाता है? दक्कन के पठार में काली मृदा को। इसका निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ है। फिर अगला है भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। तो भूक्षरण को रोकने के लिए कोई 3 उपाय बताना है। मतलब मृदा अपरदन को रोकने के लिए कोई 2 उपाय बताना है। तो नंबर 1, भूक्षरण रोकने के 3 प्लान कौन कौन से हैं? नाली अथवा गड्ढों को समतल बनाना, जो नाली हैं और जो गड्ढे हैं उनका समतल बनाना। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जल बहने से गहरी नालियां एवं गड्ढे बन जाते हैं। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए इन नालियों और गड्ढों को मिट्टी से भरते रहना चाहिए। जब कहने का मतलब है जब नाली गड्ढे बन जाए तो उसको भर देना चाहिए, जिससे पानी जो है समतल जगह पर आसानी से बह जाएगा। फिर अगला है वन संरक्षण, वन को बचाव करना। वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। भारत सरकार अनेक वनों को सुरक्षित वन घोषित कर दिया जाए। भारत सरकार के द्वारा अनेक जो वन है उन्हें सुरक्षित वन घोषित कर दिया जाए, उनकी कटाई पर रोक लगवा दी जाए। जल के बहाव मार्ग का निर्माण, जल के बहाव मार्गों का निर्माण। तो जल के बहाव मार्ग का निर्माण कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। वर्षा एवं अन्य प्रकार के जल के उचित ढंग से बहने के लिए नालों नालियों का निर्माण किया जाना चाहिए। इससे इधर उधर बहकर भूमि का कटाव न कर पाए और नदियों और नालों और नहरों के किनारे को ऊंचा किया जाना चाहिए ताकि बाढ़ का पानी इधर उधर न फैले।